नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका इस एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है वो कुछ स्पेशल रहने वाली है। स्पेशल इसलिए क्योंकि हम जो है वो यूजीसी नेट के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। लेकिन आज की जो यूनिट है, यूनिट नंबर 10, यहाँ इसका नाम है हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च शिक्षा प्रणाली। ये जो यूनिट है केवल आपको यूजीसी नेट के लिए ही मतलब परफेक्ट नहीं रहेगी। ये आपको हर एग्जाम की जो आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो रहने वाली है। क्योंकि ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 10 उच्च शिक्षा प्रणाली, इसमें से हर मैक्सिमम जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में क्वेश्चन जो हैं वो आते ही आते हैं। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। आज की क्लास को हम शुरू कर रहे हैं उच्च शिक्षा प्रणाली यानी कि हायर एजुकेशन सिस्टम से। ये जो टॉपिक है उसका ये ही रहेगा कि उच्च शिक्षा प्रणाली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में शिक्षा के तृतीयक स्तर पर मुख्य प्रबंधक निकाय कौन सा है? तो मुख्य प्रबंधक निकाय यानी कि थर्ड स्टेज पर कौन है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी। ठीक है, तो ये जो है वो तृतीयक स्तर पर मुख्य प्रबंधक निकाय है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तृतीयक शिक्षा के कौन से अवयव हैं? तो तृतीयक शिक्षा के कौन से अवयव हैं यानी कि हायर एजुकेशन के कौन से अवयव हैं? तो वो हैं उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण। ये दोनों ही, बी और सी दोनों ही इसके सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षा का नियामक है? उच्च शिक्षा का नियामक है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने शिक्षा के 4 स्तंभों की अवधारणा दी है? तो शिक्षा के 4 स्तंभों की अवधारणा जो दी है वो यूनेस्को के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो शिक्षा के 4 स्तंभों की अवधारणा दी गई है यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। इसी तरह से और भी हैं 4 इनके द्वारा जो स्तंभ हैं वो बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में विद्यालयों के नामांकन में वृद्धि करना है? तो नामांकन में वृद्धि करना है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के का उद्देश्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सक्रिय विश्वविद्यालय की अवधारणा को प्रतिपादित करती है? तो सक्रिय विश्वविद्यालय की अवधारणा को प्रतिपादित करती है यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को का नाम आपने याद रखना है। इसके द्वारा ही शिक्षा के 4 स्तंभ बताए गए हैं और सक्रिय विश्वविद्यालय की अवधारणा को भी यही प्रतिपादित करती है। ठीक है, तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि यूनेस्को की जो स्थापना थी वो कब हुई थी। ठीक है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ। प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में इस बात का उल्लेख है? तो कौन सा ऐसा दस्तावेज है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है? तो ये है शिक्षा आयोग। ठीक है, शिक्षा आयोग जो था उसमें ये इस बात का उल्लेख है कि भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप जो है वो दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस कथन को समेकित दृष्टिकोण कहा जा सकता है? तो समेकित दृष्टिकोण कौन सी कक्षाओं को किस कथन को कहा जा सकता है? शिक्षा को जीवन के साथ जोड़ना। ठीक है, इस दृष्टिकोण को समेकित दृष्टिकोण जो है वो कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस एजेंसी या संगठन को उच्च शिक्षा या में संवैधानिक रूप से संस्थाओं में समन्वय और मानक निर्धारण का कार्य जो था वो सौंपा गया था? तो यूजीसी को ये कार्य जो था वो सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस दस्तावेज को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वो के रूप में कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा के रूप में इसे कहा जाता है चार्ल्स वुड प्रेक्षण को। ठीक है, चार्ल्स वुड प्रेक्षण को मैग्ना कार्टा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का
कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालयों को वुड्स डिस्पैच की स्थापना की सिफारिशों के बाद में स्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस वर्ष में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के विश्वविद्यालय जो थे वो खोले गए थे। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारे 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं कि वुड डिस्पैच की सिफारिशों के बाद इन कॉलेजों को खोला गया था, इन विश्वविद्यालयों को खोला गया था। तो ये आपने क्वेश्चन रखना है, याद रखना है कि 1857 में ये तीनों विश्वविद्यालय जो थे वो वुड डिस्पैच की सिफारिशों के बाद में स्थापित किए गए थे। ठीक है, कौन कौन से विश्वविद्यालय थे? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। ठीक है, ये तीनों ही एक साथ स्थापित किए गए थे। कब किए गए थे? क्योंकि आपको पता है यूजीसी नेट में विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। पिछले वर्ष भी एक 2 या 3 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछे गए थे। 2-3 विश्वविद्यालय पूछे गए थे कि कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो आपने यहाँ से याद रखना है, ये 3 विश्वविद्यालय जो हैं कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये तीनों ही एक साथ खोले गए थे। और कौन से ईयर में? 1857 में। और किसकी सिफारिशों के बाद? वुड डिस्पैच की सिफारिशों के बाद ये खोले गए थे। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन जो है वो जरूर याद रखना है। आगे है इलाहाबाद। देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन उसी विश्वविद्यालय से रिलेटेड ही आता है यहाँ पर कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1887 में। ठीक है, 1887 में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ष 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कार्य पद्धति को देखने के बाद स्थापित की गई थी? तो कौन सी विश्वविद्यालय अनुदान समिति जो थी वो स्थापित की गई थी? ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भारत में शैक्षिक विकास पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सार्जेंट रिपोर्ट। ठीक है, शैक्षिक विकास पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, ठीक है, उसकी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सार्जेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में एलिफिस्टन रिपोर्ट आई जिसमें अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान और पाठ्यक्रमों के भारतीय स्कूलों में प्रारंभ करने की अनुशंसा जो थी वो की गई थी? तो 1823 में। ठीक है, 1823, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड वर्ष 1925 में ये स्थापित की गई थी। ये भी आपने याद रखना है। शिक्षा, संस्कृति एवं खेल के क्षेत्र में जानकारी और सहयोग साझा करके विश्वविद्यालय की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु स्थापित किया गया था। इस बोर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इस बोर्ड को जाना जाता है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। ठीक है, ये आपने याद रखना है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के रूप नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना जाता है? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना जाता है सैंडलर आयोग को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने सार्जेंट रिपोर्ट पढ़ ली, तो ये है आयोग। कौन सा आयोग? सैंडलर आयोग। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको उच्च शिक्षा के बारे में अपनी पहली नीति के रूप में जाना जाता है? तो उच्च शिक्षा के बारे में अपनी पहली नीति के बारे में किसको जाना जाता है? वो जाना जाता है एल्फिस्टन रिपोर्ट को। ठीक है, एल्फिस्टन रिपोर्ट को यह शिक्षा की पहली नीति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 10+2+3 के लिए अग्रगामी माना जाता है? तो कौन सा आयोग माना जाता है? वो सैंडलर आयोग ही माना जाता है। ठीक है, आपको पता है ये 10+2+3 वाला सिस्टम पहले था 2020 की नीति से पहले। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से किस आयोग की रिपोर्ट को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है? शिक्षा और राष्ट्रीय विकास के रिपोर्ट के रूप में कोठारी आयोग को जाना जाता है, जो कि 1964 से 66 तक था। ठीक है, और कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1972 में 10+2+3 शिक्षा संरचना पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी?
तो वो थे डॉक्टर P.D. शुक्ला, ठीक है। इनकी सिफारिशों के बाद ही ये समिति जो थी वो उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि स्वतंत्रता के बाद सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा कई आयोग स्थापित किए गए थे, जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। इन आयोगों को उनके क्रम में आपने स्थापित करना है, ठीक है, पहले से बाद के क्रम में, ठीक है। सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले नंबर 1 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, उसके बाद आया है, यानी कि ये आया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में। उसके बाद नंबर 2 पर आता है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में। उसके बाद आता है नंबर 3 शिक्षा आयोग 1986 में, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं सभी, ये एक के बाद एक इसी तरह से आए हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस समिति ने यूजीसी द्वारा प्रत्येक वर्ष बुनियादी विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान पर 500 करोड़ रुपए खर्च करने की सिफारिश की थी, तो वो है MM शर्मा समिति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई समिति में से प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्वायत्त की अनुशंसा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, प्रोफेसर अनिल काकोदरकर, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जिसको कि नेशनल नॉलेज कमीशन कहा जाता है, उसकी स्थापना किस विख्यात व्यक्ति की अध्यक्षता में की गई थी, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की गई थी सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में। ये आपने याद रखना है, सैम पित्रोदा का नाम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के नाम से आपने याद रखना है, ठीक है। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करने के लिए एक समिति की स्थापना की गई थी, जिसका शीर्षक एक प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व इस समिति का अध्यक्ष था, तो कौन थे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष आचार्य राम मूर्ति, ठीक है। 1990 में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, तो ये आचार्य राम मूर्ति अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग की स्थापना की अनुशंसा की, जो कि उच्च शिक्षक संस्थाओं में अकादमिक गुणवत्ता और ज्ञान वर्धन के लिए सुझाव देगा, तो वो है प्रोफेसर यशपाल समिति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही के वर्षों में एक समिति ने सिफारिश की कि देश में 1500 विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए, ताकि 30% के सकल नामांकन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, तो वो है सैम पित्रोदा, ठीक है। सैम पित्रोदा के बारे में अभी हमने पढ़ा, ये कौन सी समिति के अध्यक्ष थे, ये थे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कोठारी आयोग और राष्ट्रीय नीति द्वारा शिक्षा पर कौन से प्रतिशत आंकड़ा खर्च किए जाने की सिफारिश की गई थी, तो ये है सकल घरेलू उत्पाद का 5%, ठीक है। जीडीपी का 5% जो है वो शिक्षा पर खर्च करने का जो आंकड़ा है उसको सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था का संगठन विश्वविद्यालय हैंडबुक को प्रकाशित करता है, तो कौन सी संस्था का संगठन का जो विश्वविद्यालय हैंडबुक है उसका प्रकाशित करता है, तो वो है भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय विश्वविद्यालय संघ यानी कि AIU का मूल रूप से स्थापित किया गया था, तो वो था 1925, ठीक है। 1925 आपने याद रखना है। आगे है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी पहले विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन सार्जेंट कमीशन की अनुशंसा के अनुसार किया गया। इस स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो किस वर्ष में की गई थी, 1945 में, ये आपने याद रखना है, 1945। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना क्लास को बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।